हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आयरन। हाउ आर यू? अपन ने पिछली क्लास में हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और अपन ने पेरिकार्डियम को पढ़ा था। काफी अच्छे डिटेल से अपन ने पेरिकार्डियम को पढ़ा था। मैंने बताया था पेरिकार्डियम एक बाहर की लेयर होती है, वही सब कुछ उसका प्रोटेक्शन का काम है, वही करती है। ठीक है, आज अपन दूसरी लेयर की बात करते हैं। जो मेन लेयर होती है हार्ट की वो होती है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम जो मस्कुलर होती है, बिल्कुल मसल से मिलकर बनी होती है, या अपन इसको बोल सकते हैं मस्कुलर लेयर। क्या बोल सकते हैं? मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, है ना। ये मस्कुलर लेयर होती है। और ये भी याद रखना कि जो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, इन तीनों में सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी है, सबसे बल्क वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? मायोकार्डियम में होता है। मतलब कि अपन कह सकते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये आपके हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है। क्लियर है बात? अब मैंने ये तो बताया, अपन ने ये तो देख लिया कि ये एक मसल्स लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? मसल्स की बनी लेयर होती है। ठीक है, अब अपनी बॉडी में मेनली दो टाइप की मसल्स पाती हैं। ठीक है, एक तो होती है स्केलेटल मसल और दूसरी होती है आपकी स्मूथ मसल्स। ठीक है, एक तो होती है स्केलेटल मसल और दूसरी कौन सी होती है? स्मूथ मसल होती है। ठीक है, अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि स्केलेटल मसल्स हरदम कैसी होती है? वॉलंटरी होती है। ठीक है, और दूसरा उनकी स्ट्रक्चर देखे तो उनमें स्ट्रेट होती है। ठीक है, मतलब समझो जो स्केलेटल मसल्स जो कि बोन से अटैच होती है, तो ये भी लिख सकते हो अटैच विद बोन। जो स्केलेटल मसल्स, जो ऐसी मसल्स जो कि बोन से टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं। ठीक है, बोन से टेंडन के थ्रू अटैच। ओके, तो वॉलंटरी मसल्स हैं ऐसी मसल्स जो कि बोन से अटैच होती हैं। ठीक है, और ये वॉलंटरी होती हैं और स्ट्रेट होती है। वॉलंटरी मतलब कि ऐसी मसल्स होती है जो अपन चाहेंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन ये मूवमेंट करेगी। जबकि स्ट्रेट होती है इसका मतलब कि इनमें एक्टिन मायोसिन की एच बैंड, आई बैंड, ई बैंड ऐसे बैंड पाई जाती है। उनकी स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखेगा कि इसमें लाइन लाइन बनी हुई है। ठीक है, जबकि अपन स्मूथ मसल्स को देखते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती है। इनवॉल्यूंटरी मतलब कि ये नर्वस सिस्टम इनके कॉन्ट्रैक्शन को तो डिसाइड करता है। आप चाहोगे तब इनके कॉन्ट्रैक्शन के कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे आपको पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें जो मसल्स होती है वो भी कैसी होती है? स्मूथ मसल्स की होती है। वो कब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, कब डायलेशन होगा, ये अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस डिसाइड करता है, ना कि आप। ठीक है, दूसरा होता है कि वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो सॉरी, कि वो स्ट्रेट नहीं होती, उनमें ऐसे ए बैंड, एक्टिन मायोसिन ऐसे कुछ नहीं पाए जाते फाइबर। इससे आई बैंड, ई बैंड ऐसे फाइबर कुछ नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। मतलब हम कह सकते हैं नॉन स्ट्रेट होती है। कैसी होती है? नॉन स्ट्रेट होती है। ठीक है, या आप देखोगे तो बिल्कुल स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। कभी स्मूथ मसल्स आपने देखी होगी तो बिल्कुल स्पिंडल शेप होती है। क्लियर? लेकिन अब अपन बात करते हैं कि हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट में जो मसल्स होती है वो कौन सी है? स्केलेटल मसल्स है या स्मूथ मसल्स है? तो मैं आपको बताऊं कि हार्ट में जो मसल्स होती है वो वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी? वो मसल्स होती है इनवॉलंटरी। ठीक है, मतलब कि वो आप चाहोगे जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं होगा, वो हरदम रेगुलर होता रहता है। तो इस हिसाब से तो आपको लगना चाहिए कि ये कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है। ठीक है, लेकिन आप जब उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रेट होती है। इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्टेड डिस्क पाई जाती है। वो इंटरकनेक्टेड डिस्क है, वो लाइन की तरह दिखती है। ठीक है, लाइन की तरह दिखती जाती है। तो हम उसके बेस पे कह सकते हैं कि ये कैसी होती है? स्मूथ होती है। लेकिन सब कंफ्यूज थे कि ये कौन सी मसल है, स्मूथ की तरह भी काम कर रही है और स्केलेटल की तरह काम कर रही है। ठीक है, जबकि ये एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना कि स्केलेटल मसल है वो क्या है? बोन से अटैच होती है। स्मूथ मसल है वो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनसे क्या होती है? बाइंड होती है। जबकि जो हार्ट है वो किसी इसकी मसल से, वो किसी ऑर्गन से बाइंड नहीं हो रही थी। ठीक है, तुम कंफ्यूज थे कि ये कौन सी मसल्स है, तो इनको स्पेशल नाम दिया है कि इनको बोला कि ये स्पेसिफिक मसल्स होती हैं। इसमें स्पेसिफिक मसल्स होती है, ना तो ये स्केलेटल है ना स्मूथ है। ये जो मसल है वो कौन सी स्पेसिफिक है, जिनको अलग से नाम दिया कार्डियक मसल्स। क्या नाम दिया? कार्डियक मसल्स।
ठीक है। तो अपनी बॉडी में आज के बाद आप ध्यान रखो कि दो तरह की मसल्स नहीं, स्केलेटल स्मूथ दो तरह की मसल नहीं बल्कि तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और तीसरी है कार्डियक मसल्स। जो आपके कार्डियक मसल्स जो कि इनवॉल्यूंटरी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं, और दूसरा कैसे होती है, नॉन सॉरी स्ट्रेट स्ट्रेट मसल होती है। इनवॉल्यूंटरी के साथ में कैसे होती है, स्ट्रेट मसल होती है। क्लियर यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि नॉर्मल आपको मैं बताता हूं कि स्केलेटल मसल्स जितने भी अपन पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स, उनकी एक सेल में काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, काफी सारे उसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है। ऐसे कार्डियक मसल में भी लिख रखा है, आपकी बुक में लिख रखा है, इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। कार्डियक मसल्स में भी नॉर्मली वन न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। कई बार हो सकते हैं मैक्सिमम दो न्यूक्लियस हो सकते हैं किसी सेल में ना, लेकिन ज्यादातर सब में देखा गया एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स होती है उसकी सेल में एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, उसको समझना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। ये क्या होता है इसको समझना। ठीक है। नाम है इंटर, एक मिनट, नाम है इसका इंटरकैलेक्टेड डिस्क, इंटर कैलेक्टेड डिस्क। समझना, ये यूनिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक जो और किसी में नहीं हो, यूनिक फीचर है किसका, कार्डियक मसल्स का, यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ही ओनली ये पाई जाती है इंटरकलेक्टेड डिस्क, है ना। क्या होती है इसको मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं। देखो सपोज ये आपकी कार्डियक मसल्स है, एक कार्डियक मसल्स हो गई, ठीक है, दूसरी कार्डियक मसल्स ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ऐसे होती है। अब इन सबके बीच में क्या है, थोड़े थोड़े स्ट्रेट पाए जाते हैं, ऐसी डिस्क पाई जाती हैं, जो सारी कार्डियक मसल्स को क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। इन्हीं को अपन बोलते हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। ये सारी कार्डियक मसल्स होती हैं। अब तीनों कार्डियक मसल्स जुड़ रही है ना, तीनों कार्डियक मसल आपको ऐसे फील हो रही है जुड़ रही है, और जो भी ट्रांसपोर्ट यदि इसमें किसी, इस वाली मसल्स में किसी कमी है तो वो इधर से चल जाएगा, इस वाली में है तो ये इधर से चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। ये सब एक दूसरे में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो सारी मसल्स, जो काफी सारी मसल्स एक यूनिटी की तरह काम करती हैं, एक यूनिट की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि उनमें इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है। ठीक है। दूसरी बात ये भी याद रखना, जो इंटरकलेक्टेड डिस्क है ना, यही जो आप कहते हैं ना कि स्ट्रेट होती है, कि भाई जो ये भी ए बैंड आई बैंड इनकी तरह कुछ उसमें भी लाइन दिखती है, कार्डियक मसल्स में भी लाइन दिखती है, उसको जब माइक्रोस्कोपली देखा गया है तो वो ये इंटरकलेक्टेड डिस्क ही होती है। और ये है ना उन ए बैंड आई बैंड एच बैंड इनसे भी ज्यादा क्या होती है, डार्क होती है। आगे देखेंगे इस चीज को, है ना। तो अपन ने भी देखा कि इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है, वो यूनिक फीचर होता है किसका, कार्डियक मसल का। दूसरी बात ये भी देखना कि इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है ना, यही कार्डियक मसल को क्या बना के रखता है, ब्रांच। ठीक है। ब्रांच, ये ब्रांचेस आप कह सकते हो कि ये कार्डियक मसल्स में ब्रांच बनाता है, ब्रांचेज ऑफ मायोकार्डियम। तो आप ये बात देखो कि सारी कार्डियक मसल्स एक दूसरे से जुड़ रही है तो ब्रांच बन गई ना, है ना। ये हो गई, ये इसकी ब्रांच है, फिर यहाँ पे ब्रांच बनती जाती है। तो ब्रांचेज भी किसकी वजह से बनती है, कि इतनी सारी कार्डियक मसल्स जुड़ी हैं, तो इनको जोड़ने का काम किसने करा है, इंटरकलेक्टेड डिस्क ने। तो इंटरकलेक्टेड डिस्क इतने सारों को क्या बना के रख देता है, एक ब्रांच बना देता है। उसके बाद फिजिकली, फिजिकली एंड इलेक्ट्रिकल यूनिटी बनाता है, इलेक्ट्रिकली
यूनिटी भी देता है। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकली एंड इलेक्ट्रिकली यूनिटी का मतलब क्या होता है कि अब सारी मसल्स हैं वो एक तरह, एक यूनिट की तरह काम करेंगी। जैसे एक यहाँ पे इंपल्स आया तो वो सारा इंपल्स इन सब में सर्कुलेट हो जाएगा, तो एक साथ कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक साथ ही क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, सिस्टोल डायस्टोल एक साथ होगा। यदि यहाँ पे इंपल्स है तो वो जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे इंपल्स है तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। यदि किसी में कम इंपल्स है तो किसी में वो दूसरा इंपल्स है वो दूसरी साइड का इंपल्स आ जाएगा, तो सब इक्वलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक यूनिटी की तरह काम करता है। दूसरी बात, एक उंगली में कम ताकत होती है, पांचों उंगली मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है, मतलब उसमें ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कि काफी सारी मसल्स एक साथ मिल जाएंगी तो उनमें यूनिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा ताकतवर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन कह सकते हैं इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती है वो फिजिकली, फिजिकली मतलब मैकेनिकल, फिजिकल मतलब मैकेनिकल, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है मायोकार्डियम को। दूसरा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल यूनिटी का मतलब कि एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो सारे सेल में जनरेट हो जाता है। और इसको अपन ना बोलते हैं, आगे टर्म बोलेंगे इसको, फंक्शनल सिंसाइटियम। मतलब कि ये सारा इंपल्स है उसको सिंक्रोनाइज कर देता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि एक साथ, यदि एक यहाँ पे झटका आ गया तो सब में एक साथ झटका आ गया, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ सिस्टोल होगा, क्योंकि सारी मसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्लियर? अब मैं इससे ज्यादा आपको समझाने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती है, जो इंटरकैलेक्टेड डिस्क है वो कितनी, किस किस से मिलकर बनी होती है, तो तीन सब्सटेंस उसके होते हैं जिनसे वो फॉर्म होती है। जो इसको फॉर्मिंग सब्सटेंस, तीन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या सब्सटेंस बोल सकते हो, या इनको स्ट्रक्चर बोल सकते हो जो इनको बनाते हैं। वो तीन कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लिख सकते हो आप कि जो पहला सब्सटेंस होता है वो होता है डेस्मोसोम, पहला होता है डेस्मोसोम। सेकंड अपन बात करते हैं तो होता है गैप जंक्शन, ये आपको बस नाम ही याद रखना है। और थर्ड अपन बात करते हैं फैशिया एडहेरेंस, अपनी बुक में नहीं दे रखा तो अपन को ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना। तो ये तीन ही स्ट्रक्चर होती हैं, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड फैशिया एडहेरेंस। ये तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, इंटरकैलेक्टेड डिस्क को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अपन ये भी देख लिया कि अपन ने यहाँ पे एक चीज भी देखी, फंक्शनल सिंसाइटियम। ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों होता है फंक्शनल सिंसाइटियम, किसकी वजह से, इंटरकलेक्टेड डिस्क की वजह से होता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल यूनिटी बनाता है सबको, और एक जगह एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे में एक सर्कुलेट कर देता है, वो तो एक साथ ही सिस्टोल होता है, एक साथ डायस्टोल होता है हर सेल का, उसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल सिंसाइटियम बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि यदि इसको माइक्रोस्कोपली देखा जाता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाता है, यदि इसका माइक्रोस्कोपिकली व्यू यदि अपन देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है, जैसे स्ट्रेट मसल्स होती है ना उनकी तरह दिखाई देता है। स्ट्रेट मसल्स में क्या दिखता है कि बीच से बैंड दिखाई दे रही थी, डार्क बैंड दिखाई देती थी, बीच बीच में डार्क बैंड दिखाई देती थी, जैसे एच बैंड, आई बैंड ऐसे दिखाई देती थी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी हमको डार्क बैंड दिखाई देंगी जो इंटरकैलेक्टेड डिस्क है, इंटरकैलेक्टेड डिस्क है वो बहुत ज्यादा डार्क होती है ना, मोर डार्क कर देन, किससे, किससे ज्यादा डार्क है, आपके स्ट्रेट मसल्स के या स्केलेटल मसल्स के, स्केलेटल मसल्स से भी ज्यादा ये क्या होती हैं, डार्क होती हैं। ठीक है, और ये जिग जैग मैनर में होती हैं, जिग जैग मतलब कि ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, तो ये आपको जिग जैग मैनर में दिखेंगी, जिग जैग मैनर में ये डार्क बैंड आपको दिखेंगी, इसलिए तो इसको क्या बोला था, स्ट्रेट मसल्स भी इसको बोला गया था। ठीक है, अब यहां तक आपको अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करा। अब आप याद करो कि जब मैं अपन ने शुरू में ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब मैंने एक बात बताई थी कि यदि कोई इंसान 70 साल का है, 70 साल का कोई इंसान है, एज है उसकी 70 साल, ठीक है, तो उसको अपन ने देखा था कि उसका हार्ट है लगभग 2.8 बिलियन टाइम बीट कर चुका है,
बिलियन बीट हो चुकी होती है उसकी। 70 साल तक के इंसान में 2.8 बिलियन बीट हो चुकी होती है। कैसे हुआ था वो अपने कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इतना बार हार्ट धड़कता है, थकता नहीं है क्या? आप कभी जिम जाते हो तो आप जब उसके 12-12 के रेप्स भी लगाते हो तो 12-13 पे आते आते आपकी बाइसेप थक जाती है, चेस्ट थक जाती है, शोल्डर थक जाते हैं और आपको रुकना पड़ता है। आप लगातार भागते भागते रहते हो तो भी आप थक जाते हो, आपके पैर थकने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। तो हार्ट तो कंटिन्यू धड़कता रहता है, क्या इसकी मसल्स में फैटिग नहीं आती? मतलब हार्ट मसल्स में कभी फैटिग नहीं देखी आपने? क्या मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा धड़क रही है? ठीक है, तो हार्ट मसल्स है नेवर बी फैटिग, वो कभी थकती नहीं है, नेवर बी फैटिग। ठीक है, उनमें कभी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके रीजन सुनो। क्यों नहीं होती ये सुनो कि क्यों नहीं होती। पहला रीजन कि एक तो इसमें हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एक तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हाई नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लगभग कार्डियक मसल्स का ऐसा बताया जाता है 30 से 40 30 से 40% जो पार्ट होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही फॉर्म होता है। ठीक है, एक सेल है, यदि एक सेल तो इसमें 30 से 40% जो पार्ट है ये ओनली माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं माइट। तो देखो अपन ने देखा कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं यहाँ पे 30 to 40% क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेगुलर क्या बनाते हैं एटीपी बनाते जाते हैं, रेगुलर एनर्जी बनती जाती है। तो ये हार्ट की मसल्स पहला रीजन है कि नहीं थकती। ठीक है, दूसरा रीजन है कि इसको कंटिन्यू क्या होते रहते हैं ब्लड सप्लाई, कंटिन्यू ब्लड सप्लाई। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि भाई हार्ट है तो हार्ट की मसल्स को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट का काम है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हार्ट का ये भी काम है कि पूरी बॉडी में खुद की मसल्स भी तो आती हैं, तो उनकी मसल्स को खुद की मसल्स को भी ब्लड सप्लाई होती है। और वो कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट की मसल्स को क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और ये फर्स्ट वेसल्स यही होती है, अरोटा से निकलने वाली फर्स्ट वेसल्स होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है, लगभग 5% लेती है टोटल ब्लड का। ठीक है, तीसरा मेन रीजन होता है वो होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब आपको अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर सिस्टोल होता है, इसको नेचुरल भाषा में बोलते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन सॉरी रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना। जब डीपोलराइजेशन होता है रीपोलराइजेशन होता है तो उसके बीच में थोड़ा सा इनको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, और ये लगभग 0.3 सेकंड का टाइम इनको मिलता है, 0.03 सेकंड का टाइम मिलता है। ठीक है, बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, तो इन दोनों के बीच में इसको इतना टाइम मिलता है। एक्चुअली याद रखना डीपोलराइजेशन में सिस्टोल होता है और रीपोलराइजेशन मतलब कि डायस्टोल होता है ना। तो इन दोनों के बीच में इसको 0.3 सेकंड का टाइम मिलता है, काफी लंबा टाइम होता है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इस वजह से भी ये नहीं थकती। और नेक्स्ट बात कि इसमें लगातार क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इसमें लगातार 36 एटीपी क्या बनती रहती है एक साइकिल में, जबकि एनारोबिक होता तो लैक्टेट बढ़ता और आपका 2 एटीपी बनते, उसमें एटीपी बनती नहीं है। तो इसमें लगातार ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एटीपी बनती है अच्छे अमाउंट में, तो हार्ट की मसल्स कभी थकती नहीं है। तो ये 4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि हार्ट की मसल्स कभी थकती नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दूसरा मेन रीजन है कि इसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तीसरा मेन रीजन है कि इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत लंबा होता है, और चौथा रीजन है कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता रहता है। क्लियर हुई ये बात? अब अपन एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो मैंने बताया कि मायोकार्डियम होती है, जो हार्ट की लेयर होती है मायोकार्डियम, ये थिकेस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है? थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट की। तो अपन कह सकते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम होती है वो हार्ट की थिकेस्ट लेयर होती है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये कहां पर ज्यादा मोटी होती है, कहां पर पतली होती है, ये भी आप समझो। तो एक बात याद रखना,
हरदम वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम होती है वो एट्रियम की मायोकार्डियम से ज्यादा क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एट्रियम वेंट्रिकल को बहुत मजबूत वाला सिस्टोल करना होता है, मजबूत वाला कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, इतना प्रेशर से कॉन्ट्रैक्शन करना होता है कि वो अरोटा में 120/80 वाला ब्लड इजेक्ट कर सके। ठीक है, 120/80 का ब्लड वो क्या कर सके, इजेक्ट कर सके। इतना उसको फोर्स जनरेट करना होता है, तो फोर्स जनरेट करने के लिए बाकी मसल्स भी ताकतवर होनी चाहिए ना, ताकतवर होगी तो बाकी मसल्स भी मोटी होनी चाहिए। तो हरदम वेंट्रिकल की मसल्स होती है वो एट्रियम की मसल्स से मोटी होती है ना। आगे जाके देखेंगे कि सबसे मोटी जो मसल्स होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, फिर उससे कम आती है राइट वेंट्रिकल की, और फिर आपकी आती है लेफ्ट एट्रियम की, और उससे सबसे पतली जो आपको मायोकार्डियम दिखेगी वो राइट एट्रियम की दिखेगी। यदि अपन इनकी साइज की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम होती है वो 8 से 12 mm होती है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की होती है वो 3 to 5 mm होती है। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अरोटा में ब्लड को देता है, अरोटा से पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, इजेक्ट करता है। देखिए राइट वेंट्रिकल है वो ओनली पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भेजता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता राइट वेंट्रिकल को, इसलिए इसकी दीवार वो थोड़ी कम मोटी होती है। ठीक है, जबकि अपन लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की इन दोनों की सेम होती है 1 से 2 mm, क्योंकि ये ब्लड को इजेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अपनी बुक में इस चीज को ऐसे लिख रखा है कि जो एपेक्स, एपेक्स कहां पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम पे। एपेक्स की जो मायोकार्डियम होती है वो बेस, जो बेस मतलब आपका एट्रियम, बेस कहां पाए जाते हैं, एट्रियम पे, जबकि एपेक्स कहां पाया जाता है आपका, वेंट्रिकल पे। तो आपकी बुक में इसको इस तरह लिख रखा है कि जो एपेक्स की साइड की मायोकार्डियम होती है वो बेस के साइड की मायोकार्डियम से क्या होती है, मोटी होती है। इस तरीके से आपको अपनी रोज एंड विल्सन वाली बुक में दिखाया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे थिकेस्ट लेयर ऑफ मायोकार्डियम की कहां पे पाई जाती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। क्लियर है बात? अब एक पॉइंट और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है ना, कि देखो आपका जो मायोकार्डियम है, जो अपने हार्ट की मायोकार्डियम है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। इस चीज को समझना थोड़ा क्लिनिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि जो मायोकार्डियम होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। क्यों? एंडोक्राइन ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वो हार्मोन रिलीज करती है। क्या? हार्मोन रिलीज करती है, और डक्टलेस हार्मोन करती है कि उनके हार्मोन डायरेक्ट कहां जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि मैंने एंडोक्राइन बोला है, इसका मतलब कि हार्ट भी कोई ना कोई हार्मोन है उनको रिलीज करता होगा। तो बिल्कुल, हार्ट भी दो तरह के हार्मोन होते हैं जिनको रिलीज करता है। ठीक है, दो तरह के हार्मोन होते हैं जिनको रिलीज करता है, एक होता है एएनपी और एक होता है बीएनपी। ठीक है, एएनपी को जो रिलीज करता है वो करता है एट्रियम। कौन करता है? एट्रियम करता है। देखिए बीएनपी रिलीज करता है वो कौन करता है? वेंट्रिकल रिलीज करता है। कौन करता है? वेंट्रिकल। ठीक है, तो एट्रियम रिलीज करता है वो कौन करता है? एएनपी करता है। वेंट्रिकल रिलीज करेगा वो कौन करेगा? बीएनपी करेगा। कौन करता है? ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर करती है। तो अपन पहले देखते हैं एएनपी के बारे में। एट्रियल, एट्रियम, नेट्री, नेट्री मतलब कि सोडियम, यूरेटिक मतलब कि यूरिन निकलना, और पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब होता है कि ये एक तरह से प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। पेप्टाइड लिख रखा है ना, तो प्रोटीन नेचर के क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं? रिलीज फ्रॉम एट्रियल मायोकार्डियम। एट्रियल की जो मायोकार्डियम होती है उससे क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं। ठीक है, कब रिलीज होते हैं? जब स्ट्रेचनिंग होती है, स्ट्रेचनिंग ऑफ राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम, देखो एट्रियम में भी याद रखना राइट वाले की बात, राइट एट्रियम से ही रिलीज होता है। जब राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, आपने देखा होगा ये सपोज राइट एट्रियम है, सपोज करो कि ये राइट एट्रियम है, तो इसमें सुपीरियर वेना केवा भी आती है, कोरोनरी साइनस भी आता है, और इंफीरियर वेना केवा भी आती है। तो इसमें यदि ब्लड बहुत ज्यादा भर गया, यहाँ पे वाल्व खराब है और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड भर गया, ठीक है, तो इसकी बॉल है वो क्या, उसकी बॉल पे प्रेशर बढ़ने लगेगा।
राइट एट्रियम की वॉल है, उससे प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इस वॉल में स्ट्रेच होने लगेगी सेल, और जैसे ही मायोकार्डियम स्ट्रेच होने लगती है तो यहाँ से क्या रिलीज होने लगेंगे, एएनपी हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है। इसका मतलब है कि उसको क्या करना पड़ेगा, बीपी कम करना पड़ेगा। तो क्या काम करता है, ये सोडियम को यूरिन में इफ्लेक्स करता है ना। दूसरा डायूरेसिस कराता है, क्या कराता है, डायूरेसिस करता है। तो तीसरा काम है कि जो रास सिस्टम होता है, रास सिस्टम होता है जो बीपी बढ़ाता है अपना, आगे जाके पढ़ेंगे रास सिस्टम में जो अपना बीपी बढ़ाता है, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको कम करता है। मतलब ओवरऑल अपन देखें तो ये क्या करता है, बीपी को क्या करता है, कम करता है। बस सोडियम कम होगा तो हरदम सोडियम क्या है, बीपी को बढ़ाता है। ये ध्यान रख लेना, जहां पे सोडियम होगा वहां पे पानी ज्यादा रखेगा और बीपी बढ़ाएगा। ठीक है, तो सोडियम कम हो जाएगा तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। डायूरेसिस, पानी कम होगा, हरदम बीपी बढ़ जाता है तो आप लेसेक्स का इंजेक्शन दे देते हैं अपन, जिससे बहुत ज्यादा यूरिन होता है और आपका बीपी कम हो जाता है। तो डायूरेसिस से भी क्या होता है, बीपी कम होता है। और तीसरी बात, रास इनिबिट कर दिया, रास का काम खुद ही क्या है, बीपी बढ़ाने का है। तो इन सबसे क्या है, आपका बीपी क्या आता है, कम हो जाता है और हार्ट पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, हार्ट पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो ये एएनपी काम करता है जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइट एट्रियम में ब्लड भी ज्यादा आता है। राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा आ जाएगा तो इसकी बोल में क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, जिससे एएनपी रिलीज होगा। तो एएनपी क्या करता है, आपकी बॉडी से सोडियम को बाहर निकालेगा, यूरिन कराएगा और रास को इनिबिट करेगा, जिससे आपके ऑटोमेटिक बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मेन हार्मोन भी निकलता है, बीएनपी। क्या निकलता है, बीएनपी, जिसका नाम होता है बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। क्या होता है, बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे ये रिलीज कहां से होता है, ये रिलीज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है। कब होता है, जब सपोज करो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से अरोटा निकलता है। अब सपोज करो यहाँ अरोटा है, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यहाँ से पूरा ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, तो आपका ब्लड क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इस वेंट्रिकल में इकट्ठा होने लगेगा। और इस वेंट्रिकल की जो वॉल है, एलवी की जो वॉल है, उन एलवी की वॉल पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो एलवी की वॉल क्या होंगी, स्ट्रेच ऑफ एलवी वॉल या एलवी मायोकार्डियम। एलवी का जो मायोकार्डियम होता है वो क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, खिंचने लगेगा। जब एलवी का मायोकार्डियम खिंचने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, तो वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन सा, बीएनपी। ठीक है, बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। उससे क्या होता है, वही सेम काम होता है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसका ये बढ़ रहा है कि इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। इजेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो अपन क्या चाहेंगे कि यहाँ से आने वाला ब्लड भी कम हो जाए, यहाँ से जो आने वाला ब्लड भी कम हो जाए, मतलब कि बीपी भी हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कि भाई जब निकल ही नहीं रहा तो आने वाला ब्लड तो कम कर दो, नहीं हार्ट तो फूल के फट जाएगा। यदि यहाँ से निकल नहीं रहा है तो आने वाला ब्लड भी हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और आने वाला ब्लड कैसे कम होगा, कि बीपी को कम कर दो, ब्लड का फ्लो कम कर दो। तो ये भी क्या करता है, वही सेम काम करता है कि सोडियम को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, इफ्लेक्स करता है। दूसरा डायूरेसिस करता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, वही रास को क्या करता है, इनिबिट करता है, रास सिस्टम को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो ओवरऑल इन तीनों तरीके से क्या होता है, बीएनपी कम हो जाता है। ठीक है, अब बीएनपी का अपन यूज भी करते हैं, बहुत क्लिनिकल यूज करते हैं। आपको पता है बीएनपी का अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है। डॉक्टर को जब लगता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर काम नहीं कर रहा, एलवी डिसफंक्शन हो रहा है या एलवी काम नहीं कर रहा है, एलवी डिसफंक्शन होता है, या आप आगे जाके देखो कि ईएफ होता है वो कम आ रहा है, तो डॉक्टर लिखता है सीरम बीएनपी करा लो, सीरम, सॉरी, डॉक्टर लिखता है सीरम बीएनपी कराओ, है ना। तो एक टेस्ट होता है सीरम बीएनपी का, वो डॉक्टर लिखता है जनरली। आपके सीरम का टेस्ट है तो वही आपके किस वाइल में जाता है, प्लेन वाइल में जाएगा। और इसकी वैल्यूज होती है, यदि 100 पिकोग्राम पर एमएल से कम आता है तो नॉर्मल आपका एलवी है वो अच्छी तरह काम कर रहा है। ठीक है, यदि आपका ये आता है 400 तक आता है, 400 पिकोग्राम पर एमएल आ रहा है, मतलब कि आपका एलवी डिसफंक्शन है। क्या है, एलवी आपका क्या है, डिसफंक्शन का सस्पिशियस है। आप डिसफंक्शन तो मत बोलो, लेकिन आप बोल सकते हो कि एलवी है वो सस्पिशियस आता है,
कि कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर है, सस्पिशन ऑफ एलवी डिसऑर्डर, कि आपके हो सकता है कोई लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई ना कोई डिसऑर्डर है। और यदि इसकी वैल्यू 400 पिकोग्राम पर एमएल से ज्यादा आ रही है तो आप समझ जाओ कि इंसान को एलवी डिसऑर्डर है, या हो सकता है कि इंसान को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, उसका ईएफ मतलब कि वो ब्लड को बाहर नहीं निकाल पा रहा, हार्ट ब्लड को पंप करने में असमर्थ है। ठीक है, लेकिन आजकल है ना बीएनपी का एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गया। बीएनपी आजकल सिंपल बीएनपी कोई यूज नहीं करता, लेस यूजेबल है, ये कोई यूजेबल नहीं करता क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इतना लंबा ड्यूरेशन का नहीं होता। इसलिए आजकल करते हैं एंटी प्रो बीएनपी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एंटी प्रो बीएनपी कराया जाता है जब पेशेंट को हार्ट फेलियर वाली कंडीशन लगती है ना, सीएचएफ वाली, या आपका एलवी डिसफंक्शन की, या सीएचएफ या एलवी डिसफंक्शन वाली दिक्कत हमको देखने को मिलती है, तो हम आजकल कौन सा कराते हैं अपन? एंटी प्रो बीएनपी कराते हैं। ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है बीएनपी की, है ना, इनएक्टिव फॉर्म होती है। दूसरी बात, ये स्टेबल होती है, लगभग काफी लंबे टाइम तक ये आपके ब्लड में रहती है इसी फॉर्म में, जबकि बीएनपी वो इतने लंबे टाइम तक नहीं रहता ब्लड में। ठीक है, और इसकी वैल्यूज होती है ना, वो होती है कि नॉर्मल होती है 125 तक, 125 तक पिकोग्राम पर एमएल तक ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, 450 तक थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, 450 तक ये क्या है? आपके सस्पिशियस है। ठीक है, और यदि इसकी वैल्यू 900 से ऊपर जाती है तो अपन कहते हैं, सॉरी, यदि इसकी वैल्यू 900 से ऊपर जाती है तो हम कह सकते हैं इंसान कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। इसलिए ध्यान रखना कि 900 से ऊपर आजकल यही टेस्ट कराया जाता है, यही टेस्ट होता है, कौन सा? एंटी प्रो बीएनपी का ही होता है। इसकी वैल्यू 900 से ऊपर जाती है तब अपन कह सकते हैं पेशेंट में क्या है? हार्ट फेलियर है या एलवी डिस्फंक्शन है, या आपका ब्लड है वो पूरा पंप नहीं हो पा रहा जितना हार्ट से पंप होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। अब अपन मायोकार्डियम को अपन ने देखा। अब मायोकार्डियम में एक स्ट्रक्चर हो पाई जाती है, उसको देख लेते हैं अपन। हेडिंग डालो, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट। हार्ट का अपन एक फाइब्रस स्केलेटन होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, समझना, इसको आराम से देखते हैं। देखो ये क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। देखो, फाइब्रस स्केलेटन जो आपका हार्ट होता है, सपोज ये एक इंसान का हार्ट है, ठीक है, एक मिनट, सपोज ये एक इंसान का हार्ट है, ठीक है, इसमें ये ये सेप्टम हो गई, ये राइट एट्रियम, ये आप सब जानते हो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना कि जो इसकी ये लेयर होती है, इस पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ऐसे बिल्कुल पूरे हार्ट में एक इसको स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक लिखा पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, बहुत टाइट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनकी पूरी हार्ट के ऊपर नीचे क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है, बिल्कुल। और ये हार्ट की मायोकार्डियम होता है, उसको क्या देते हैं? बिल्कुल पूरे हार्ट में पाई जाती है, पूरे हार्ट में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है। आप आगे जाके हार्ट ब्लॉक कंडीशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत काम आती है। तो क्या होता है कि पूरे हार्ट में ये क्या पाई जाती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, आ रहा हूं तक क्लियर? तो ये एरिया जो अपन देखते हैं, ये क्या है? पूरा फाइब्रस स्केलेटन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब क्या काम आता है? ये फाइब्रस स्केलेटन जो होते हैं ना, ये बिल्कुल कौन से होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। किसे? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और वो अपने बताए थे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में दो होते हैं, लूज और फिर रेगुलर इरेगुलर। ये वही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका मेन काम है सपोर्ट का, सपोर्ट टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट टू मायोकार्डियम होते हैं। और पूरा डेंस इरेगुलर है, डेंस इरेगुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने पहले बताया था, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होगा और इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? फाइबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और मेनली इसमें जो फाइबर पाया जाता है ना, वो कोलेजन फाइबर पाया जाता है, कोलेजन
टाइप 1 फाइबर पाया जाता है। तो कोई पूछे टाइप 1 कहां पाया जाता है, तो हार्ट के अंदर कोलेजन टाइप 1 पाया जाता है। ब्लड वेसल्स में कोलेजन टाइप 4 था, जबकि कोलेजन टाइप 3 और 1 भी था, लेकिन मेनली टाइप 4 था। हार्ट में कोलेजन टाइप 1 होता है, ठीक है। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और कोलेजन आपको पता है कि व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट होता है, नॉन इलास्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि खिंचता है फिर अपनी शेप में आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब सुनो, एक पॉइंट और सुनना इसका, कि अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो देखना कि ये बनाते हैं आपका एन्युलस ऑफ वाल। ये वाल्व के क्या बनाते हैं, एनुलस बनाते हैं। मतलब कि जो आपके वाल्व, आपको पता है आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक वाल्व ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे अरोटा के पास होता है, और एक यहाँ से अरोटा निकलता है उसके पास होता है, और एक जो पल्मोनरी सर्कुलेशन निकलता है उसके पास होता है। तो आपकी बॉडी में 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। इस वाल्व को आप क्या बोलते हो, इसको मिट्रल वाल्व बोलते हो, ठीक है। इसको अरोटिक वाल्व बोलते हो, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वही एरोटिक वाल्व हो गया, पल्मोनरी वाल्व बोल सकते हो इसको, पल्मोनरी वाल्व। और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ठीक है। तो 4 वाल्व होते हैं। तो इन चारों वाल्वों को भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट देने के लिए उसकी सीट बनाते हैं। इनके ऊपर आके वाल्व टिकेगा, है ना। पहले उनके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है, ये एक तरह से आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म ऑफ वाल्व, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ वाल्व। ये एक तरह से ढांचा बना देते हैं, और ये इतना मजबूत ढांचा बना देते हैं कि ये वाल्व को पकड़ के रखते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनुलस। याद रखना, एनुलस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एनुलस के ऊपर ही आपका वाल्व टिकता है, और ये वाल्व को बिल्कुल पकड़ के रखता है एनुलस। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद दूसरा ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे ये पाया जाता है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे मैंने आपको बता दिया कि जो ये वाला लेयर बताया है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो इस पे भी ये क्या पाया जाता है, पूरी फाइब्रस सीट पाती है। पूरी फाइब्रस सीट है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे भी पाएगी। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को अच्छी तरह स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। इवन ये आपके और कहां पाया जाता है, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, इंटर एवी सेप्टम, ठीक है। जो एवी सेप्टम है ये वाला, ये वाले, तो इन पे भी आपकी क्या पाई जा रही है, फाइब्रस सीट है। पूरे पे फाइब्रस सीट है इस पे भी, ठीक है। इस पे भी क्या पाई जाती है, फाइब्रस सीट पाई जाती है। इस पे भी फाइब्रस सीट पाई जाती है, इस पे भी फाइब्रस सीट पाई जाती है, इंट्रा एट्रियल पे भी। ये भी लिख दो, इंट्रा इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब जितने भी सेप्टम पे सब पे ज्यादातर क्या पाई जाती है, फाइब्रस सीट। इस पे सॉरी, इस पे भी पा रही है, इस पे भी पा रही है, इस पे भी, इस पे भी, और इन सब पे भी पाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी पाती है। दूसरी बात, ये ग्रेटर वेसल्स पे पाई जाती है, पर अभी छोड़ो आप। ये 3 जगह, एक तो आपके वाल्व को पकड़ने में ये बहुत काम करती है, ये चारों वाल्व हैं, इनको पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, ये सारे वाल्वों पे पाई जाती है। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है, इस फाइब्रस सीट का फंक्शन क्या है, तो आप सबको पता लग गया क्या फंक्शन है, स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ देता है, अरे स्ट्रेंथ देता है, या उनको फिजिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट उनको देता है, ठीक है। क्या देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। दूसरा, मेंटेन एंड सिक्योर वाल्व, सिक्योर पोजीशन ऑफ वाल्व। ये वाल्व को मेंटेन करता है और वाल्व को पकड़ के रखता है। यदि ये एनुलस ना हो, किसी के जैसे एज बढ़ जाती है ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो वहां पे फाइब्रस है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें देखने को मिलता है कि वाल्व है वो खराब हो जाते हैं, वाल्व उनके खराब हो जाते हैं, क्योंकि वाल्व को कोई पकड़ने वाली स्ट्रक्चर ही नहीं बची। तो जब वाल्व को पकड़ने वाली स्ट्रक्चर नहीं बची, तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वाल्व की शेप मेंटेन नहीं रह पाती है। तीसरा एक काम और है इनका, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अब मैं यहां से आपको क्वेश्चन पूछूंगा एक, वैसे 2-3 दिन बाद तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा ही दूंगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं
कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है, जो फाइब्रस शीथ होती है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का मतलब है कि करंट को वो अपने से जो इंपल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसको अपने से आर पार नहीं होने देगी। अब आपको पता है कि ये पूरी लेयर पे क्या होता है, आपके फाइब्रस शीथ होती है, ठीक है, वाल्व पे भी होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे भी होती है, ठीक है। अब आपको इतना भी पता है कि यहाँ पे आपके ऐसे नोड पाती है, यहाँ पे अपने ऐसे नोड पाती है, और ऐसे नोड करंट को जनरेट करती है। अब करंट आपको पता है कि इन वेंट्रिकल तक पहुंचना होता है, करंट इन वेंट्रिकल तक पहुंचेगा, हर सेल तक पहुंचेगा, तब जाके तो अपन बोलते हैं कि करंट हर सेल तक पहुंचेगा, जब तो वहां पे करंट जनरेट होगा और सिस्टोल डायस्टोल होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से करंट यहाँ पे या हर सेल तक किस तरीके से पहुंचता है, बीच में तो ये इंसुलेशन आ गया, ये करंट को आर पार ही नहीं होने देगा, ये तो करंट को आर पार ही नहीं होने देता, कोई ऐसे फाइबर नहीं है जो इस करंट को आर पार हो जाने देंगे, तो ये करंट यहां तक वेंट्रिकल तक कैसे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है फाइब्रस शीथ। तो जब इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है तो करंट ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक कैसे आता है, ठीक है, ये आप पूरा ध्यान रखना। उसके बाद अभी मैं आपको ये क्लिनिकल सीक्वेंस भी बताया था कि यदि ओल्ड एज में किसी इंसान के ओल्ड एज में देखा जाता है कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है, जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसका क्या हो जाता है, डीजनरेशन होने लगते हैं, फाइब्रस टिश्यू क्या होने लगते हैं, डीजनरेशन होने लगते हैं। तो उसके डीजनरेशन का क्या नुकसान है, हार्ट एक तो वीक होने लगेगा, हार्ट कमजोर होने लगेगा, उसकी उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरी बात होती है कि जो वाल्व हैं उनको अब कौन पकड़ के रखेगा, तो यहाँ पे वाल्व इनसफिशियंसी भी देखने को मिलती है ओल्ड एज में। क्यों देखने को मिलती है ओल्ड एज में वाल्व इनसफिशियंसी, क्योंकि फाइब्रस शीथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इसका एन्युलस है, जो एन्युलस जो वाल्व को पकड़ के रखता है वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इसलिए वाल्व है वो क्या है, पकड़ के नहीं रह पाता, वाल्व इनसफिशियंसी देखने को मिलती है। तो इस क्लास में अपन ने मायोकार्डियम उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को भी अपन ने सबको पढ़ा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन एंडोकार्डियम पढ़ेंगे और एंडोकार्डियम से रिलेटेड जो वाल्व्स होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।